प्रणाम सर आपको। नमस्कार। मैंने जैसा कि आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में सुना है, एक बार मैं जानना चाहूँगी आपसे आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शक सबसे पहले इस बात को जानना पसंद करेंगे। मैम देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र तो मेरे पिताजी के सफ़र के साथ ही चालू हो जाता है। वो 1989 से 1989 से महुआ विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक राजनीतिक परिवार का होते हुए मैं उन्हीं के देखते हुए मैंने भी अपनी राजनीति विचारधारा इसको बोलते हैं, वहीं से मेरी राजनीतिक विचारधारा चालू हुई। 96 का चुनाव लोकसभा का मेरे पिताजी झांसी लोकसभा से लड़े, 89 लड़े, 91 लड़े, 93 लड़े और मेरे बड़े भाई श्री सिद्ध गोपाल साहू जी 2002 में यहाँ से महुआ विधानसभा से विधानसभा पहुँचे। इसके बाद वो मंत्री भी बने। 2009 में लोकसभा हमीरपुर लड़े, जो रनर्स अप रहे। 2012 में भी 354 वोट से चुनाव हार गए। 2017 में तो पूरे उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड पूरा ही भाजपा में हो गया। इसके बाद में 2019 में मैं गठबंधन का प्रत्याशी था, मगर किसी कारणवश मेरा टिकट कट गया। बाद में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का और आज मैं बसपा प्रत्याशी के रूप में महुआ विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहा हूँ। तो आप बसपा के प्रत्याशी हैं महोबा विधानसभा क्षेत्र से, और आपके भैया यानी कि आपके भाई साहब जो हैं, जो कि मंत्री रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, वो अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार आप विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता आप दोनों को एक साथ देख रही है। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता के ऊपर कि आप दोनों साथ में जो है वो क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं? देखिए, उनका अनुभव निश्चित रूप से काउंट करता है। वो एक सफल राजनीतिक रहे हैं, बेशक वो एक बार विधायक बने, मगर जो अर्जुन सहायक परियोजना जो अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग की, उसके जनक वही हैं। वो मंत्री रहते हुए उन्होंने ही सारे काम किए। उसका फाउंडेशन और 90% ज़मीनों का अधिग्रहण उन्हीं के पीरियड में हो चुका था। साथ साथ उन्होंने उर्मिल बांध से जो पानी का कार्यक्रम किया, महोबा में पेयजल व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हुई, ये सब उन्हीं की देन है। साथ साथ कबरई में भी बहुत सारे विकास किए गए। उस पीरियड में बाईपास का निर्माण कराया गया और भी कई से रोड कराए गए। सुराहा में हमारा ग्राम एक सुराहा पड़ता है, सुराहा में रोडों का निर्माण हुआ। पूरे विधानसभा में हम लोगों ने अपना काम किया। मैं जानना चाहूँगी सर कि अभी फ़िलहाल आपकी पार्टी ने अभी किसी भी प्रकार का कोई मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि जनता किस बल पर आपको अपनी समस्याओं को जूझता हुआ देख पा रही है कि आप कैसे उसका समाधान निकाल सकते हैं? तो आपने क्या अपनी तरफ से कोई ऐसी योजना बनाई है अपनी जनता के लिए? नहीं, देखिए, जो हम क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, सारे शादी ब्याह से लगा करके लोगों के दुख सुख के साथी हैं हम सारी विधानसभाओं में जाते हैं। जाने के बाद हमें खुद पता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में पलायन है। यहाँ पर जो रोज़गार इंडस्ट्री है वो पूरी तरफ से ध्वस्त हो चुकी है। क्रैशर इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ की, जो 90% इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। इस गलत खनिज नीति के कारण पूरा जो बिजनेस है वो एमपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसके बाद दूसरी जो है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हों या सीएससी हों या पीएचसी हों, ये सारे सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह चुके हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 90% केस रेफ़र कर दिए जाते हैं। झांसी जाइए, कानपुर जाइए, जहाँ जाना वहाँ जाइए, मगर हमारे पास मत आइए। कोविड के दौरान हमारे यहाँ की ये स्थिति थी कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, मेडिसिन नहीं मिली। बहुतों ने अपनों को खोया है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने अपनों को नहीं खोया। इतनी बड़ी विडंबना है। एजुकेशन की तो ये हालात हैं कि बच्चे को 2 साल से तो स्कूल ही नसीब नहीं हो रहा। बड़ी बुरी हालत है। बच्चे जहाँ थे वहीं पे आके खड़े हुए हैं। अभी जो लोकल लेवल पे एजुकेशन का स्टेटस है वो बड़ी दयनीय है। हमें उस पर सुधार करना होगा। मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करना होगा
और हर खेत में जहाँ पानी रह गया है वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम हम करते हैं। जहाँ तक मुझे ये जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, और हम लोग भी इस चीज़ को, हम लोग चूँकि सर्वे करते हैं तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोज के निकाली हैं कि औरतों का जो ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो महसूस वो करती हैं, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है उनके वहाँ से, दूरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब 8-10 किलोमीटर कोई लड़की साइकिल चला के जाएगी अकेले, माता पिता अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अभी क्या क्या विचार हैं आप, अभी तत्काल में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर 2000 वोटर की आबादी है वहाँ पर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज होना बहुत मस्ट है। हालात ये हो जाते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतने इंटर कॉलेज नहीं है। मैक्सिमम जो सिचुएशन है वो इंटर तक ही, हाई स्कूल तक ही है। 8 तक प्राइमरी स्कूल तो सब जगह हैं, मगर हाई स्कूल और इंटर की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो 2000 वोट से ज़्यादा की आबादी है, जो बड़े गांव हैं, उन पे हम इंटर कॉलेज देने का काम करेंगे। और इसके बाद डिग्री कॉलेज तो बहुत हैं। अच्छा, डिग्री कॉलेज बहुत हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इनके लिए ख़ास व्यवस्था कर रहे हैं महिलाओं के लिए। लेकिन रोज़गार की बात करें तो मुझे ये पता चला है कि आपने पिछली सरकार में, या फिर आपके जब भैया जी भी मंत्री रहे हैं, उस वक्त आपने करीब 1500 लोगों को रोज़गार दिया था। तो अभी फ़िलहाल बेरोज़गारी सबसे बड़ी महामारी है कहीं ना कहीं आज के वक्त में, और ना जाने कितने लोग जो है वो मर रहे हैं, ख़ासकर कोरोना के वक्त में, कि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो रोज़गार के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ भी नई योजना जो आपके मन में हो? देखिए, रोज़गार तो सबसे बड़ा है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तो बेचे जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में जितने पेपर लीक विगत 5 साल में हुए हैं वो कहीं नहीं हुए। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेची जा रहे हैं, तो सरकारी नौकरियों की तो हालत बड़ी ख़राब है। अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ जो रोज़गार है वो मेन क्रेशर इंडस्ट्री पे डेवलप्ड होता है। यहाँ की जो माइंस मिनरल्स कंसेशन एक्ट है, जो नीति है, उसको 5 साल में कम से कम 10-12 अमेंडमेंट किया गया है। इस अमेंडमेंट के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि जो यहाँ का बेसिक इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे कि एमपी और यूपी की जो माइंस पॉलिसी है उसको एक जैसा बनाया जाए, ताकि यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो माइग्रेट ना हो। अगर वो हम उसको माइग्रेशन से उसको रोक लेते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत सी समस्या इसमें ख़त्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर महिलाओं के रोज़गार की बात करें कि महिलाओं को कुछ ऐसी शिक्षा हम दे पाएँ जिससे कि वो भी अपना कुछ रोज़गार बना पाएँ, उसके बारे में कुछ ख्याल है आपके मन में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महिलाएं आधी आबादी हैं। हमारे देश की माताएं बहनें सब पढ़ लिख करके बड़ी हो रही हैं, और बच्ची जब पढ़ेगी तभी वो दूसरे के परिवार को संभाल सकती है और संभाल सकती है। तो एजुकेशन को आगे बढ़ाना हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और बेटियां जब पढ़ेंगी, औरतों को हम रोज़गार देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ पहले से चली आ रही हैं। मगर यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं है। जब तरलता नहीं है किसी के पास तो ये व्यापार करे तो कैसे करे? जब तरलता आएगी तब लोग व्यापार के बारे में सोचेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर हम जो लीजेस होती हैं, माइंस की लीजेस हैं, जो सबसे बड़ा बिजनेस है, अगर उसमें हम कुछ रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दें तो मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा इससे अंतर आएगा। और एक चीज़, कुटीर उद्योग में तो हमारे बैंक्स काफ़ी फाइनेंस कर रहे हैं, मगर उसमें और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपके विचार बिल्कुल सही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आगामी चुनाव जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अगर अपने क्षेत्रवासियों के लिए इतना सोच रहे हैं तो ये बहुत जायज़ है कि आपकी जो जनता है वो इसको बिल्कुल आपको वोट देकर जिताए। और बस इतनी ही बात मैं आपसे करना चाहती थी, और इसके साथ मैं दैनिक दर्शन के दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, और आज के इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।